प्रदीप सर, आज दिन भर का जो सीन था जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, आज पूरे दिन ऐसा नहीं दिखा कि अंबेडकर के बहाने जो है ये एक दलितों का वोट बैंक सेट करने की कोशिश सारे सियासी दल करने में लगे रहे। सबकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है इस समय कि दलितों को कौन कितना लुभा पाता है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लुभा पाइए, अपने साथ कनेक्ट कर पाइए। ये एक साथ में एक और चीज समझना चाहते हैं, ये क्या एक नई परंपरा की शुरुआत दिख रही है कि लगातार किसी न किसी नाम का सहारा लेकर के और पार्ट वाइज, वर्ग वाइज अलग अलग सबको टारगेट किया जा रहा है। कभी किसी पिछड़ा, कभी किसी दलित, कभी किसी अति पिछड़ा, उसका जो भी नायक रहा हो उसके नाम पर उस पूरे वोट बैंक को सेट करने की कोशिश हो रही है। काम कुछ भी नहीं। राय साहब देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी दलितों के नाम पे राजनीति हो रही, दलित को वोट बैंक के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि होना ये चाहिए था कि आज जो इतने सालों बाद ये दलित और इस तरह ओबीसी ये सब शब्द खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो दलित शब्द खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन दलित के साथ महादलित और जुड़ गया। अब दलित भी दो तरह के हो गए, एक दलित और एक महादलित हो गए। और आजादी के इतने साल बाद अम्बेडकर की हम बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, उनके संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने दलित उत्थान के लिए जितनी सारी चीजें कही थी उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा। उल्टा उनको एक वोट बैंक के तौर पे देखा जा रहा है। अब राजनीतिक उत्थान बहुत जरूरी था दलितों के लिए, शिक्षा के उत्थान के साथ साथ अगर ओवरऑल उत्थान होना है, लेकिन राजनीतिक रूप में किसका उत्थान होता है? मायावती का, जो दलितों की पार्टी पे उस पर सारा करती हैं, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर उसको अपना वोट बैंक बनने दिया, उससे बाहर उनको जाने ही नहीं दिया कि वो मेरा वोट बैंक जो है निकल ना जाए या डेवलप ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने उसको वोट बैंक के तौर पे रखना था, तो उन्होंने उसी हिसाब से राजनीति की, और आज सारी पार्टियां उसकी कर रही। लेकिन मैं इसके लिए सारी पार्टियों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। इस जो अभी दलितों को लेकर जो राजनीति हो रही, जो आपने कहा कि सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गए हैं, इसके लिए जिम्मेदार मोस्टली जो मेनली है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती, तो मेरे ख्याल से दूसरी पार्टियों को ये जो जातिवाद राजनीति इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बात उनकी भी समझ में आ गया है। पाटिल साहब मेरे से बेहतर बता सकते हैं या चंदन भाई बेहतर बता सकते हैं कि भाई, क्योंकि जिस राज्य से चंदन भाई आते हैं वहां पर तो ये जो कास्ट इक्वेशन है सबसे ज्यादा काम करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर हिंदू मुसलमान राजनीति नहीं होती तो ये शायद एक ओबीसी, दलित, महादलित, ये राजनीति ही नहीं होती। क्योंकि कार्ड दिख रहा है, कांग्रेस हो चाहे और हो, उनको मालूम है कि इस देश में जो हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, अगर उसको कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ जातिगत राजनीति कर सकती है। अदरवाइज नहीं तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ना सिर्फ बीजेपी को मजबूत बनाते, इस देश को बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ ले जाती है। अब खतरनाक मोड़ की तरफ आप समझ रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है। अब जहां पर हर चीज को एक जिहाद नाम से जोड़ा जाता है और सीधा प्रधानमंत्री अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने की बजाय एक रैली कर रहे हैं, और वहां पर जो है वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। वहां पर भी वहां सवाल उठा रहे हैं कि भाई कांग्रेस मुसलमान अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। कांग्रेस ने तो फिर भी अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन मोदी जी ये नहीं जवाब देते कि जो आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े जो है वो हम सफर हैं, या उनको सबसे ज्यादा उनका उत्थान करने के लिए हम सोच रहे हैं, इसलिए वक्फ बिल लाते हैं, ये लाते हैं। आपने आज तक कितने अध्यक्ष बनाए? अध्यक्ष तो छोड़िए, आपका तो एक कोई सांसद भी मुसलमान नहीं है, आप तो टिकट भी नहीं देते। दूसरों से आप डिमांड करते हो कि 50% टिकट दो। आप पहले अपने उस वक्त झांकना चाहिए, और अंबेडकर जी का आप जिक्र भी नहीं करते। तो ये सारी कहानी यही बताती है कि कहीं ना कहीं ये बात मोदी जी को समझ में आ रही है, बीजेपी को समझ में आ रही है कि ये जो जातिगत राजनीति है 10 साल से जो लगातार लड़ रही है, ये कहीं ना कहीं अब ये धर्म की राजनीति पे भारी पड़ रही है। आज आपको तलवारें लहराते हुए, भगवा पहने हुए, डंडे उठाए हुए चंद लोग दिखते हैं। वो एक बड़ा अच्छा इनका सिस्टम है कि भाई 5 किलो राशन के हिसाब से घर में 4 लोग हैं, 20 किलो राशन मुफ्त का मिल जाता है आपको। और कैश चाहिए होता तो उसके लिए इस तरह के धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। 1000, कहीं 1500, कहीं 2000 हर धरना प्रदर्शन का बीजेपी देती है इनको, तो उससे जो है अपना खर्चा पानी चलता है। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग इससे जो है वो
ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करना कम कर रहे हैं। अब आप देख ही रहे होंगे कि पहले एक जमाना ये आ गया था कि भाई धर्म के नाम पर सारे लोग पागल हुए जा रहे थे, लेकिन सच्चाई खुल जाती है, इसीलिए अयोध्या में आप हारते हो, इसीलिए आप महाकुंभ में आपकी जो गत होती है, फायदा होने की बजाय मेरे हिसाब से तो मैं तो आज भी कह सकता हूँ पॉलिटिकली नुकसान हुआ है बीजेपी को। महाकुंभ में कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वहां जितना मिसमैनेजमेंट हुआ, अगर फायदा हुआ होता तो संसद में प्रधानमंत्री योगी जी का नाम जरूर लेते, योगी जी की तारीफ जरूर करते। आपने योगी जी का नाम तक नहीं लिया, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि पॉलिटिकली वो मिसमैनेज था और फायदा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब लोगों को समझ में आ रहा है, लोग जो है बता रहे हैं कि असलियत क्या है, लोगों को अब असल मुद्दे की तरफ जाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जेब खाली हो रही है, उनके पास ना घर में बच्चे की नौकरी है, ना अपने इनकम का कुछ पैसा बच रहा है। ऊपर से जो थोड़ा बहुत होता था उस पे आप कभी पेट्रोल डीजल बढ़ा देते, कभी ये टैक्स बढ़ा देते, कभी ये नई चीज कर देते, कभी वो चीज नहीं कर देते हो। इस सब चीज में वो इसीलिए तो मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी की बात मुझे सही लगती है, वो कम लोगों को समझ में आती है कि भाई एमएसएमई क्यों देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब हम और आप भी क्या है, हम और आप भी एक एमएसएमई हैं। अब जैसे मेरी टीम में मेरे पास 6 लोग, यही एक एमएसएमई हुआ ना कि भाई 6 लोग जो है वो रोजगार कर रहे हैं। अब हम लोगों को भी बेच के यहाँ अडानी को बिठा दिया जाएगा, और अडानी तो अपने वही लोग लाएगा, तो हम खत्म, यानी 6 लोगों के रोजगार का मौका खत्म, वो कहीं और तलाश करें, वहां भी खत्म होगा। तो यही चीज को वो उजागर करना चाह रहे हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जब जहां समझ में आ रहा है वहां लोगों को सही बात लग रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आज की डेट में वो जो राहुल गांधी ने भी एक जिद पकड़ ली है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, अब तो मैं वही करूंगा, चाहे किसी को मेरा साथ देना है या नहीं देना है। कांग्रेस में साफ मैसेज है, और मुझे लगता है यही मैसेज अगर उन्होंने कहीं 5 साल पहले दे दिया होता, 19 की हार के बाद दे दिया होता, तो आज चीजें बहुत डिफरेंट होती। आज जरूरत नहीं पड़ती आपको ओबीसी आरक्षण की बात करने की, आज आपको जरूरत नहीं पड़ती कि हम जो है आरक्षण की कैप हटा देंगे, आज आपको नहीं जरूरत पड़ती कि भाई ये कास्ट सेंसस किया जाए। तो ये सब चीजें अपने आप हो जाती है अगर आपने उसी वक्त ऐसा फर्म स्टैंड ले लिया होता। लेकिन खैर चलिए, अब उस फर्म ले लिया है स्टैंड, तो अब मुझे लगता है कि अब चीजें 2029 में बेटर हुई तो हुई, अगर नहीं होती है 2029 में चीजें बेटर, फिर मुझे ऐसा लगता है फिर ये लड़ाई लंबी है, फिर अगले 10 साल और उसके बाद आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जी। प्रदीप सर, मैं आपके पास आ जाता हूँ। संजीव सर अभी जुड़ेंगे तो फिर बात उनकी पूरी करा ली जाएगी। जो अभी हम बात कर रहे थे, शुरू में मैंने जिक्र किया था कास्ट और क्लास के अंतर का। अब ये सारी पार्टियों का एजेंडा नहीं बनता दिख रहा है कि कास्ट और क्लास की जो लड़ाई है उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने पहली बात में यही कहा ना कि मजबूरी है, जो ये नहीं करेगा वो नहीं चलेगा, उसकी जो है वो जिंदा रहना राजनीतिक रूप में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो चाहिए। ध्रुवीकरण इतना हो गया हिंदू मुसलमान को लेकर कि अगर आप इस दूसरे उस ध्रुवीकरण के जवाब में कोई और नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आप देखिए मायावती का क्या हाल हो गया है। मायावती जो है वो कहीं दिखती है आज की डेट में, जबकि हालांकि आज भी अगर मेरे हिसाब से मानो तो अगर दलितों की राजनीति की बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा चेहरा है, और उसके बावजूद वो कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक तरह से जो इशारा होता है उस पर काम करती है। तो ये चीज बड़ी मजबूरी है आज की डेट में, सबको जरूरी है। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कहीं वो जीतन राम मांझी ने भी अपनी जो है नाराजगी दिखाई है कि एनडीए से हमें वादा कुछ किया गया था, मिला कुछ। सब अपने अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको मालूम है कि अगर आपको जिंदा रहना है आज के इस युग में, बीजेपी की राजनीति के सामने कहीं खड़े रहना है, तो आपको कुछ ना कुछ नैरेटिव पकड़ के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नैरेटिव पकड़ के नहीं चलोगे तो बीजेपी जिस रूट पे चल रही है उसमें ये छोटी छोटी पार्टियां तो वैसे ही साफ हो जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा। जहां बड़ी पार्टी को भी जो है वो अस्तित्व का खतरा है आज की डेट में। अगर आप पंजाब में हार जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल भी कहीं गायब दिखेंगे आपको, क्योंकि आज जब से दिल्ली से आ रहे हैं तब से वो कहाँ है अरविंद केजरीवाल, ज्यादातर पंजाब में ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पंजाब गया तो खत्म है खेल। तो यही चीज है इसी तरह से, क्योंकि रीजनल पार्टीज को एक एक स्टेट सबके पास है, वहीं अपने आप को सरवाइव करना है। जो कांग्रेस के पास एडवांटेज ये है कि कांग्रेस की जड़ें आज भी पूरे देश में मौजूद है, बेशक कहीं कमजोर है कहीं मजबूत है, उस कमजोरी को दूर करके दोबारा खड़ा होने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी है तो है ना कहीं भी। आप कांग्रेस का झंडा किसी भी प्रदेश में लगा लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो कम से कम 4-5 कार्यकर्ता तुरंत खड़े दिखेंगे।
और पार्टियों के साथ ये नहीं है, उनको ये सुविधा नहीं है, उनके पास ये प्रिविलेज नहीं है, इसलिए उनको नैरेटिव बनाना ही पड़ेगा और राजनीति जिंदा रखने के लिए, जबकि होना ये चाहिए था कि आजादी के इतने साल बाद अब फ्यूचरिस्टिक राजनीति होनी चाहिए थी। ये जो आप यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में देखते हो, जैसे कि भाई आप कोई चुनाव आता है, तो आप क्या करने वाले हैं? पब्लिक के सामने ये रखते हैं, आपकी पॉलिसीज़ क्या है? पॉलिसीज़ डिस्कस हम तो रिवर्स गियर में चले गए, हमारी गाड़ी अगला गियर पकड़ ही नहीं रही। कहाँ तो हमें 5th गियर पे गाड़ी चलानी चाहिए थी, कहाँ हम रिवर्स गियर में डाल दिए कि हम बाबर तक पहुँच गए, औरंगज़ेब तक पहुँच गए, उनकी कब्रों तक पहुँच गए हैं। हम रिवर्स में चले गए, हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आजकल के बच्चों को ये थोड़ी कोई पढ़ा रहा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या कहीं भी ये थोड़ी पढ़ाया जा रहा है कि भाई चीन ने क्या कर लिया टेक्नोलॉजी में, यूएस क्या कर रहा है टेक्नोलॉजी में, यूएसएसआर क्या कर रहा है, सॉरी रशिया क्या कर रहा है टेक्नोलॉजी में। कोई नहीं पढ़ा रहा। पढ़ाया जा रहा है कि भाई मुगल कितने वो थे, जालिम थे। उसके बाद अंग्रेजों की भी बात करते तो भी समझ में आता है, किसी बहाने बच्चों का इतिहास तो मजबूत हो जाता। ये तो अंग्रेजों से पीछे सीधा मुगलों पे पहुंच गए और मुगलों की जो है वो कब्रें खोदने पे डूबे। तो इसलिए क्या करें आज? इसलिए ये राजनीति जिंदा रहेगी जब तक ये धर्म और ये जो पिछले रिवर्स गियर में गाड़ी चलती रहेगी। जिस दिन हाँ, देश की राजनीति फ्यूचरिस्टिक उस पे चली जाएगी, उस दिन मजबूरी में आपको ये जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति ये सब छोड़ना पड़ेगा, आपको विज़न रखना पड़ेगा। विज़न रखोगे तो लोग आपको चुनेंगे, नहीं रखोगे तो नहीं चुनेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि हम 40 साल पीछे चले गए। 40 साल पीछे चले गए। कम से कम अब मुझे लग रहा है अगले 40 साल लगेंगे फिर से इस देश को वापस ट्रैक पे लाने में।